हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई क्लासेस। मेरा नाम दीपा तिवारी है। आई एम योर पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट फैकल्टी ऑन द प्लेटफॉर्म ग्रेडिफाई क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास को। हम जैसे कि फिलोसफी को पढ़ रहे थे, पहले की क्लास में हम ऑलरेडी क्लास 1 में हम वेदांत फिलोसफी को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सांख्य फिलॉसफी को। ये हमारी क्लास 2 रहने वाली है स्टूडेंट। अब जैसे कि हमने पहले वेदांत को पढ़ा, आज सांख्य को पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम योगा फिलॉसफी को भी पढ़ने वाले हैं। अब आप सबको ये पता होगा कि ये जितने भी स्कूल हम पढ़ रहे हैं, ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हमारे आस्तिका स्कूल के पार्ट्स हैं। आई होप आप सब जानते होंगे हमारे पास इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में दो पार्ट आते हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा आस्तिका स्कूल। ये आपके बेसिक्स हैं, मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ। और दूसरा है नास्तिका स्कूल। आस्तिका को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं, और नास्तिका को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं हीथरोडॉक्स स्कूल। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें मालूम होगी। ऑर्थोडॉक्स में हमारे 6 स्कूल आते हैं और हीटरोडॉक्स में हमारे वैसे मेजर 3 स्कूल आते हैं। ठीक है, 6 स्कूल में हमने वेदांत को एक पढ़ लिया है, सांख्य आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम योगा पढ़ेंगे, और न्याय, वैशेषिका और मीमांसा। बाकी के 3 स्कूल आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे हीथरोडॉक्स स्कूल में 3 स्कूल आते हैं, जिसमें 3 में हमें 2 पढ़ने हैं। 3 में हमारे चरवाका, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 3 आते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 स्कूल हैं, तो हम उन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी सेकंड फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी। ये फिलॉसफी हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी मानी जाती है हमारे इन 6 स्कूलों में। 6 स्कूलों में जो सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट जिसे हम कहते हैं वो फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, ये फिलॉसफी 2 अल्टीमेट रियलिटीज में बिलीव करती है। 2 अल्टीमेट रियलिटीज कौन सी है? पुरुषा और प्रकृति, जिसमें हमारा पुरुषा जो होता है वो प्योर कॉन्शियसनेस होता है, और जो प्रकृति है वो ये नेचर, ये मैटर कहलाती है। ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं चीजें, जो मटेरियल वर्ल्ड में हमारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो हमारी प्रकृति से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अल्टीमेट रियलिटी जो 2 है उन पे बिलीव करता है। इसी कारण इसे हम लोग ड्यूलिस्टिक रियलिज्म भी कहते हैं। रियलिज्म क्यों? क्योंकि ये मटेरियल चीजों पे बिलीव करता है, और ड्यूलिस्टिक इसलिए क्योंकि ये 2 रियलिटीज पे बिलीव करता है, दैट इज पुरुषा और प्रकृति। ये फिलॉसफी आपको डीप इंसाइट प्रोवाइड करती है, किस चीज के लिए? कि आप ये जो पुरुष और प्रकृति है इनको डिस्टिंग्विश कर पाए, यानी इनमें अंतर कर पाए। इन दोनों में अंतर कर पाएंगे तो हमको नॉलेज प्राप्त होगी, राइट नॉलेज प्राप्त होगी। और जब राइट नॉलेज किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो एट द एंड उसको लिबरेशन प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो पर्सन लिबरेट होता है। क्लियर है? तो ये एक हमारा सांख्य फिलॉसफी का जरा सा जिस्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे समझाने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ कि सांख्य फिलॉसफी जो है वो 2 चीजों पे बिलीव करती है, पुरुषा एंड प्रकृति। पुरुषा हमारा प्योर कॉन्शियसनेस होता है, प्रकृति हमारी मैटर होती है जिसे हम नेचर भी कहते हैं। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन इन दोनों में अंतर करके समझ जाता है कि पुरुषा अलग है, प्रकृति अलग है, तो वो व्यक्ति लिबरेशन को प्राप्त होता है, मतलब वो पाथ ऑफ लिबरेशन की तरफ बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी कही जाती है। ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है, ये 2 अल्टीमेट रियलिटीज में बिलीव करती है। 2 अल्टीमेट रियलिटीज में बिलीव करती है, जो कि 2 है। एक है हमारा पुरुषा और दूसरी है हमारी प्रकृति, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रकृति को एज अ फीमेल डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये हमारी 2 अल्टीमेट रियलिटीज की बात करती है सांख्य फिलॉसफी। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारी वेदांत फिलॉसफी है
इसको हम आइडियलिस्टिक में मानते हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है ये। और जो सांख्य फिलॉसफी है वो हमारी रियलिस्टिक फिलॉसफी में आती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यहाँ पे देखिए आप, सांख्य फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है। सांख्य जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एनुमरेशन और नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं गणना और संख्या। आपको पता होगा कि आपने बीएड एमएड में पढ़ा होगा ये चीज, कि जो सांख्य फिलॉसफी में पुरुषों और प्रकृति को मिला के हमारे 25 एलिमेंट्स होते हैं। जो पुरुष और प्रकृति में जो प्रकृति है, जब वो बैलेंस की अवस्था में होती है तो कोई भी आपको एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति इनबैलेंस होती है, डिस्टर्ब होती है, तो हमारे जितने भी ये 25 एलिमेंट्स मिला के जो हो रहे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम महत, अहंकारा, मनस, ये 3 गुणाज, ये सारी चीजें जो होती हैं जब प्रकृति इनबैलेंस हो जाती है। तो इसी के लिए जब सांख्य फिलॉसफी इन्हीं एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से लगाने लगती है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से जब लगाती है, तो वो इसीलिए सांख्य फिलॉसफी को हम संख्या या गणना से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमारी योगा फिलॉसफी और जो वेदांत फिलॉसफी है, कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन के रूप में काम करती है, ये दोनों से कोरिलेट करती है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सांख्य फिलॉसफी से जो डिफर करती है वो कौन सी फिलॉसफी है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो हमारी फिलॉसफी है, एक न्याय, दूसरी है हमारी जैनिज्म, ठीक है, और तीसरी है हमारी वैशेषिका। ठीक है, ये 3 फिलॉसफी है जो कि सांख्य से डिफर करती हैं। और सांख्य की फाउंडेशन या उनके बेस के रूप में या उनकी जैसे सिमिलर फाउंडेशन के रूप में कौन मानते हैं, वो हम योगा को और वेदांत को मानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं इसके फाउंडर कौन थे। सेज कपिला इसके फाउंडर थे। सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर के रूप में अगर हम बात करें तो वो कौन थे? सेज कपिला थे। याद रखिएगा, सेज कपिला। ये जो थे, इनकी टीचिंग्स थी, ये योगा और बुद्धिज्म की जो ट्रेडिशनल टीचिंग्स थी उनसे काफी इन्फ्लुएंस थी। तो सेज कपिला आपको नाम याद रखना है, ये फाउंडर थे हमारी सांख्य फिलॉसफी के। 25 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं सांख्य फिलॉसफी में, ये एक व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो किस तरीके से होती है, वो हमें 25 एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे 25 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फिर हमको ये चीजें समझ में आएंगी। किसी भी व्यक्ति के डीपर अवेयरनेस को, सेल्फ को, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को समझना है, अल्टीमेट जो लीडिंग ऑफ लिबरेशन है, एनलाइटमेंट को प्राप्त करना है, इन सब के लिए हमें 25 एलिमेंट्स के जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको समझना होता है। ये 25 एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एक मैंने ऐसे छोटा सा चार्ट लगा रखा है, आप इसको देख लीजिएगा जब आपको पीपीटी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके इससे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा पहला एलिमेंट कौन होता है? पुरुषा। अब आपको जो भी एलिमेंट है पुरुषा और प्रकृति में, दोनों के एलिमेंट्स के जो हमारे हैं दोनों एलिमेंट्स, इनकी आपको क्वालिटी यानी इनके आपको जो एट्रीब्यूट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। एट्रीब्यूट्स क्यों ध्यान रखने हैं? क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपको पहचानने में बड़ी, आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है, तो वो ना हो। ठीक है, तो पुरुषा जो है वो एटर्नल होता है, अनचेंजिंग होता है, एक पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। ठीक है, एक पैसिव ऑब्जर्वर होता है। पुरुषा जो है हमारा एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है, प्योर कॉन्शियसनेस है, अनचेंजिंग है। पुरुषा के गुण कौन कौन से हैं फिर से आप देख लीजिए, एटर्नल है, अनचेंजिंग है, इंटेलिजेंट है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और ये पैसिव ऑब्जर्वर है। ये मटेरियल वर्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मटेरियल वर्ड से इंटरेक्ट कौन करती है? हमारी प्रकृति। जब ये इंटरेक्ट करती है तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, ये बॉडी, सेंसेस और माइंड इन सब से डिस्टिंक्ट रहता है, इन सब से दूर रहता है, अलग रहता है। यानी पुरुषा ना किसी चीज का कॉज है, ठीक है, ना किसी चीज का ये इफेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ है आपके एनटीए में, यूजीसी नेट में,
कि ना तो कोई कॉज है और ना ही कोई इफेक्ट है, तो वो कौन है? वो हमारा पुरुषा है। और सभी चीजों का जो कॉज होता है, सभी चीजों का कॉज कौन होता है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति सभी चीजों का कॉज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रकृति के ही नेचर यानी प्रकृति के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा पुरुषा इंटेलिजेंट था, तो प्रकृति हमारी अनइंटेलिजेंट है। प्रकृति हमारी क्या है? अनइंटेलिजेंट। ये तीन जो गुण होते हैं उनसे मिलकर बनी है। तीन गुण कौन से होते हैं? एक होता है स्टूडेंट सत्व, दूसरा होता है रजस और तीसरा होता है तमस। ये तीन गुण हैं जिनसे मिल के हमारी कौन बनती है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति इन तीन गुणों का मिक्सचर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉज ऑफ रियलिटी, जितनी भी हमारी रियलिटीज हैं उनका कारण प्रकृति है। ये एटर्नल अनकॉन्शियस है और ये ऑलवेज चेंजिंग है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, अनइंटेलिजेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये अनइंटेलिजेंट है। तो प्रकृति का जो गुण है वो इन तीन गुणों में मिक्स है। इन तीन गुणों का मिक्सर हमें प्रकृति में देखने को मिलता है। प्रकृति सारी ही चीजों का कारण बनती है, अनइंटेलिजेंट है, अनकॉन्शियस है। क्लियर यहाँ तक की बात? अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमने गुना पढ़े थे अभी, सत्व, रजस और तमस, ये कैसे गुण होते हैं। तत्व में हमारी प्योरिटी आती है, हार्मनी आती है, नॉलेज आता है, सूक्ष्मता आती है, आनंद, प्लेजर, ये सब हमारे किसके गुण हैं? सत्व। सत्व हमारा एक तरीके का व्हाइट इन कलर होता है। क्लियर? रजस जो है वो एक्टिविटी को ज्यादा फोकस करता है, पैशन होता है, मूवमेंट होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रेड इन कलर। ठीक है, तमस जो है वो इनर्शिया, डार्कनेस, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, इनएक्टिव, इनसेंसिटिविटी, ये जितने भी खराब खराब जो आपके गुण होते हैं ना, आपके नहीं, हम सबके जितने भी खराब खराब जो गुण होते हैं वो तमस में होते हैं। और ये जो तीनों गुण हैं ये सब में देखने को मिलते हैं। किसी में बहुत ज्यादा मोरालिटी होती है तो उसमें सत्व गुण ज्यादा होता है, किसी में बहुत ज्यादा आप ये गुण देखेंगे जिसमें जैसे लाइक रेपिस्ट होते हैं, बहुत ही जो ज्यादा दंगे फसाद करते हैं जिसमें बहुत तमस टाइप का गुण होता है। और रजस गुण मोस्टली सब में होता है बैलेंस। रजस गुण जो होता है वो सत्व और तमस को बैलेंस करने के लिए होता है, और ये हमारा ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, ये ब्लैक इन कलर होता है। तो हमारा सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों गुणों को मिला के प्रकृति बनती है। प्रकृति इन तीनों गुणों का मिक्सचर है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आप देखिएगा अगला एलिमेंट है हमारा महत। महत क्या है? महत एक इंटेलिजेंट, यानी महत मतलब हमारा बुद्धि से रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट प्रिंसिपल माना जाता है, कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो बुद्धि हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? महान सिद्धांत है, बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धि है, निर्णय लेने में सक्षम बनाती है एक इंडिविजुअल को। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है अहंकारा, जिसे हम ईगो भी कहते हैं। ये व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल को उसकी सेल्फ अवेयरनेस हो गई, उनके लायक उनको बनाती है, मतलब उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की भावना को लाती है। और ये अराइज किससे होती है? तो ये महत से अराइज होती है, यानी पहले बुद्धि है फिर हमारा अहंकार आता है। ठीक है, इसके बाद आता है मनस, जहाँ पे हम विचारों, भावनाओं और जितने भी हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, ये आपको लर्न भी करने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं, 5 एलिमेंट्स हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ईयर्स है, आईज है, नोज है, टंग है, स्किन है, ये तो हम 5 सेंस ऑर्गन जानते हैं, लेकिन इनके कभी कभी ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं। यानी स्रोत है, चक्षु है, घ्राण है, रसना है, तवक है, तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं सेंस ऑर्गन में, अगर ये कि इसमें कौन से सेंस ऑर्गन है और आपके सामने ये वाले नाम दे दिए जाए तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए भी ये चीज यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, वाक, पानी, पाद, उपास्था, पायु। जैसे वाक से हम कम्युनिकेशन करते हैं यानी संचार करते हैं, पानी जो हाथ है, किसी भी चीज को जब हम पकड़ते हैं या उससे काम करते हैं तो वो हमारे हाथ हैंड्स मूवमेंट करते हैं। पाद यानी पैर हमारे जो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उपस्थ यानी जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो होता है। और पायु यानी गुदा, जहां से हम एक्सक्रीशन करते हैं, मल त्याग करते हैं। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सबटल एलिमेंट्स। ये भी हमारे सबटल एलिमेंट्स भी 5 होते हैं, ये भी आपको देखने हैं। फॉर्म है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, साउंड है। तो ये हमारे क्या है? सबटल एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये सबटल एलिमेंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्म को, टेस्ट को, स्मेल को, टच और साउंड, ये 5 हमारे सबटल एलिमेंट्स हैं। ये भी 5 है, ठीक है। और इसके बाद हमारे महाभूताज आते हैं, जो हमारे 5 है। महाभूताज हमारे कौन कौन से हैं? इसमें हमारा ईथर आता है, एयर आता है, फायर आता है, वाटर आता है और अर्थ आता है। ये हमारे 5 जो है महाभूताज हैं, ठीक है। तन्मंत्राज जिसे हम कहते हैं, महाभूताज हैं। अब आप देखिएगा, 5 आपके ये हो गए, 5 आपके ये हो गए 10, 5 आपके ज्ञानेंद्रिया और 5 आपकी कर्मेंद्रिया। कितने हमारे एलिमेंट्स हो गए? 20 हो गए। क्लियर? इसके अलावा हमारे यहाँ पे महत हो गया 21, अहंकार, मनस, ये आपके 23 एलिमेंट्स ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो ये पुरुष और प्रकृति है, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो हमारे 25 यहाँ पे हमारे एक और, अगर हम बात करें पुरुष और अगर हम बात करें प्रकृति, ठीक है, तो ये हमारा 24 और 25, इस तरह हमारे 25 जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये हुए, ठीक है। तो हमारा पहला जो है, मैंने इसे काउंटिंग की है तो रिवर्स में की है, तो इसलिए 25 तक पहुंचे, बल्कि हमारा पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमारा महत है, अहंकार है चौथा, फिर मनस है पांचवा हमारा, और इसके बाद हमारे 5 ये, तो इसके बाद इस तरीके से आप काउंट कर लीजिएगा एक बार खुद से भी। तो हमारे लास्ट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ये सब है, महाभूतास और ये सबटल एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे 25 एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे प्रकृति के, जब डिस्टरबेंस होता है प्रकृति में, जब प्रकृति अनबैलेंस होती है, तब ये 25 एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये थ्योरी छोड़ दी सांख्य फिलॉसफी में, तो आपने समझिए कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी में थ्योरी ऑफ कॉजेशन, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के आपके 2 और आपके पार्ट्स हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ अपीयरेंस को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम तीनों को एक बार कंपैरिजन के रूप में भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये क्या होता है? इसको हम सत्य करवदा भी कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? यानी सत करवदा मतलब, अगर इसको आप ब्रेक करें तो सत मतलब एग्जिस्टेंस, कार्य यानी जिसे हम इफेक्ट कहते हैं, कार्य यानी जिसे हम इफेक्ट कहेंगे, और हमारा इसका नेक्स्ट होगा वदा, जिसे हम थ्योरी कहते हैं। यानी एग्जिस्टेंस और इफेक्ट की जो थ्योरी है उसको हम सत्य करवदा कहते हैं। इसका मेन लाइन जो है वो ये आपको याद रखना है कि सत्य करवदा कहता है, सत्कार्यवाद जो कहता है कि इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, जो हमारा कॉज है और इससे जो हमारा इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे कॉज में एग्जिस्ट करता है। ये सत्कार्यवाद यानी सत्कार्यवाद की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि इफेक्ट जो आता है वो कोई नई चीज नहीं है, ये कोई न्यू क्रिएशन, जो हम कहते हैं ना कि ये न्यू क्रिएशन है, ये न्यू क्रिएशन नहीं है। ये क्या है? ये पहले से कॉज में अपने आप में था, मतलब उसमें समाया हुआ था, पहले से एग्जिस्ट करता है, कोई नया क्रिएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, इफेक्ट इज नॉट न्यूली क्रिएटेड, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। किसमें? जो हम कहते हैं कॉज, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे एग्जाम्पल बोला गया है, इमेजिन अ क्ले पॉट। आप एक मिट्टी के बर्तन को, एक हाइपोथेटिकल मूड में आप सोचिए कि आपने एक मिट्टी के बर्तन की बनने की कल्पना की, ठीक है, जिसमें हमारा जो क्ले है यानी हमारी मिट्टी है, ठीक है, इससे फॉर्म होके हमारा क्या आता है? पॉट आता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉट है ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमने नया क्रिएट नहीं किया है। पॉट जो है वो नया क्रिएट नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही मिट्टी में था, मिट्टी में वो गुण थे जिससे पॉट क्रिएट हो गया है, समझे। मिट्टी में वो गुण थे, वो एट्रीब्यूट थे जिससे ये पॉट क्रिएट हो रहा है, तो ये कोई नई क्रिएशन नहीं है।
यहाँ पे देखिएगा, द पॉट डिड नॉट कम फ्रॉम नथिंग, किसी चीज से जो पॉट है वो नहीं आया है, वो ऑलरेडी हिडन था इनसाइड, किसमें, क्ले में। क्ले यानी मिट्टी में वो पहले से ही इनसाइड था, उसमें छुपा हुआ था, जो कि किसी शेप को देने के बाद बाहर निकल के आया है। मान लीजिए अगर मैंने उसे गिलास का शेप दिया, वो गिलास बन जाता है, ठीक है, वो गिलास बन गया। अगर मैंने कहा कि मैंने उसे किसी प्लेट का शेप दिया, तो वो प्लेट बन जाता है, ठीक है। अगर उसे किसी कटोरी का शेप देते हैं तो वो कटोरी बन जाता है, किसी स्पून का शेप देंगे तो वो स्पून बन जाएगा। मतलब कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड कि हम उसे किस टाइप का शेप दे रहे हैं। तो मतलब चीज ये यहाँ पे कही जा रही है कि क्ले में यानी बर्तन जो है वो ऑलरेडी मिट्टी में एग्जिस्ट करता था, कोई नई क्रिएशन नहीं है। तो ये हमारी जो है थ्योरी ऑफ कॉजेशन, सत्य करवदा, ये कहती है कि जो सत्य है, जो सच्चाई आपके सामने निकल के आ रही है, वो पहले से ही प्री एग्जिस्ट है हमारे कॉज में, कारण पहले ही कोई ना कोई हमने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो आज हमारे साथ ये हो रहा है। समझ गए? तो हम लोग इस चीज को कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारी आती है थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल सेम चीज है, मतलब परिणाम बदा इसे कहते हैं, कि जो रिजल्ट आया है उसी को हम बात करते हैं परिणाम बदा। इसमें कहा जाता है कि जो चीज इफेक्ट जो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी कॉज से, जो इफेक्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो रूप दिया जा रहा है वो हमारे परिणाम यानी वो हमारा रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्म है। थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और जो हमारा थ्योरी ऑफ कॉजेशन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। बस थोड़ा सा समझने की बात यह है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन में हम कॉज और इफेक्ट ही मेनली बात कर रहे हैं, कि वहां पे कॉज से ही इफेक्ट निकल के आया। लेकिन थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात करें कि हम किस फॉर्म में कोई चीज का इफेक्ट ला रहे हैं, ठीक है। जैसे मिल्क है, वो टर्न कर दिया जाता है कर्ड में, तो कर्ड जो है, जो दही है, वो ऑलरेडी मिल्क में एग्जिस्ट करती है, तभी वो दही बन गए। उसके जो एसेंस है वो रिमेन्स होते हैं किसमें, हमारे मिल्क में ऑलरेडी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है थ्योरी कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी ऑफ कॉजेशन से ही मैच करती है। बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट थोड़ी सी यहाँ पे है विवर्तवाद, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ अपीयरेंस। इसका सपोर्ट कौन करता है, अद्वैत वेदांत करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका सपोर्ट कौन करता है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत कहता है थ्योरी ऑफ अपीयरेंस में कि द इफेक्ट इज जस्ट अ अपीयरेंस, जो है वो कॉज में जो अपीयरेंस निकल के आता है वो जस्ट एक इफेक्ट, जस्ट एक इल्यूजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको याद होगा जो वेदांत फिलॉसफी में अद्वैत वेदांत है जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया था, उसमें बात की गई थी इसकी, इल्यूजन की। कि इल्यूजन मतलब जो ये हमारे सामने चीजें हैं वो सब क्या है, वो सब है माया। वो क्या है, कि जो हमारे सामने चीजें हैं वो सब क्या है, माया है, ठीक है। इल्यूजन, इल्यूजन वर्ड को हम लोग देखते हैं। और ये माया कब खत्म होती है, जब हमको राइट नॉलेज मिलती है। राइट नॉलेज मिलती है तो ये माया खत्म हो जाती है, और एट द एंड हम किस में समा जाते हैं, ब्रह्मांड में, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम है वो कौन है, ब्रह्मांड। उसमें हम ये माया, ये इल्यूजन वर्ड से जब बाहर निकलते हैं, राइट नॉलेज से जब हमें लिबरेशन की प्राप्ति होती है, तो हम ब्रह्मांड में समा जाते हैं। यही बात यहाँ पे की गई है विवर्तवाद में। ये कहते हैं कि ये सिर्फ जस्ट इल्यूजन है, आभास है। हमारे लिए जितना भी ये अपीयरेंस सामने दिखाई देता है, ये कोई इफेक्ट, कोई कॉज नहीं, ये एक्चुअली में इल्यूजन है। और जब हमें सच्चाई का, जब हमारे सामने रोशनी पड़ती है, जब हमें एनलाइटमेंट मिलता है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं और हम इस इल्यूजन वर्ड से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, अ रोप इन डार्क मे अपीयर्स एज अ स्नेक। जो रोप है, रस्सी है, वो जब अगर हम अंधेरे में देखते हैं तो वो हमें क्या, सांप दिखाई देता है, स्नेक दिखाई देता है। बल्कि रोप इज रियलिटी और स्नेक इज जस्ट अ इल्यूजन। रोप जो है वो अंधेरे में दिखाई दे रहा है तो वो सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये है कि वो रोप है, वो स्नेक नहीं है, ठीक है। और ये हमें कब पता चलता है, जब हमें रोशनी मिलती है, जब हमारे सामने एनलाइटमेंट होता है, जब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रोप इज रियल एंड स्नेक इज अनरियल। क्लियर है यहाँ तक की बात? आपको समझ में आया कि विवर्तवाद क्या होता है, परिणामवाद क्या होता है, और थ्योरी ऑफ कॉजेशन, सत्य कार्यवाद क्या होता है।
तो परिणामवाद आपका सत्यकार्यवाद की तरह ही है, लेकिन विवर्तवाद थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम एक लास्ट हमारा एक टॉपिक है होमोजीनियस चेंज और हेट्रोजीनियस चेंज। ये दोनों ही आपके क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको छोटी सी स्लाइड में लेकर आई हूँ। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमारी प्रकृति है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति जब हमारी बैलेंस की स्टेट में होती है, जब उसमें कोई भी छेड़ाखानी नहीं होती है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप या होमोजीनियस चेंज। ठीक है, ये तब होता है जब प्रकृति हमारी बैलेंस स्टेट में होती है। ठीक है, कौन? प्रकृति। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, ये हमारी कब चेंज होती है? जब हमारी जो प्रकृति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी प्रकृति जो है, जब उसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है, जब वो प्रकृति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारे 25 एलिमेंट्स आपको जो दिखाई देते हैं वो निकल के आते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस चेंज कहते हैं। ठीक है, एक विषम परिवर्तन। और ये कब होता है? प्रकृति हमारी डिस्टर्ब कैसे होती है? जब इसमें हमारे 3 गुणास मिक्स हो जाते हैं, तो प्रकृति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और हमको 25 एलिमेंट्स अपने देखने को मिलते हैं। तो बस आपको याद रखना है होमोजीनियस चेंज क्या होता है और हेट्रोजीनियस चेंज क्या होता है। ये आपके कभी कभी असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है होमोजीनियस चेंज कब है, और उसमें जब प्रकृति बैलेंस में होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, तब होमोजीनियस चेंज है। और हेट्रोजीनियस चेंज तब होता है, विषम परिवर्तन तब होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में, जब उसमें 3 गुण आपस में मिलते हैं तो प्रकृति डिस्टर्ब होती है, जिसमें हमें 25 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा बड़ा हेट्रोजीनियस चेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक की चीजें थी सांख्य फिलॉसफी में। आई होप आपको चीजें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। उम्मीद तो मैं करती हूँ कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट में। और इसमें जितनी भी चीजें थी स्टूडेंट, वो सब चीजें मैंने कवर करा दी हैं। सांख्य फिलॉसफी को अगर आप इसे क्लास को देखते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ना यूजीसी नेट के लिए, ना जीआईसी के लिए, ना आपका यूपी पीजीटी के लिए, और ना ही आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए अगर आप जा रहे हैं उसके लिए भी कोई टॉपिक नहीं छूटता है। कोई भी एग्जाम अगर आप सांख्य फिलॉसफी को पढ़ के देना चाहते हैं एजुकेशन में, तो सांख्य फिलॉसफी आपकी टोटल यहाँ पे मैंने कवर करा दी है। सब चीजें आपको इस स्लाइड्स में मिल जाएंगे। अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपका हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ये फिलॉसफी। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो स्टूडेंट कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताइएगा मुझे, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो भी देखेंगे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिलते रहे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलूंगी। तब हम पढ़ने वाले हैं योगा फिलॉसफी को, इसी तरीके से सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।